चलिए जी, शुरू करें हम लोग। आज की क्लास अपनी स्टार्ट की जाए। हाँ, चलिए तो अब हम लोग करते हैं गुड मॉर्निंग और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। क्या चर्चा हो रही थी लास्ट क्लास में, कौन सी बातें हमने डिस्कस कर ली थी, उस पर हमारी बात हो जाए पहले। हाँ, 123 दो सबसेक्शंस मैंने आपको कराए थे, 3 and 4, विच वॉज रिलेटेड विद इंटरिम डिविडेंड। चलिए, इंटरिम डिविडेंड के बारे में मैंने आपसे कहा था इंटरिम डिविडेंड कब दिया जाता है, टाइमिंग की मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट्स के रूप में आपको बातें उसमें बताई थी। तो क्या टाइमिंग की बात मैंने बताई थी? बताइए कब दिया जाता है? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। पहला क्या हुआ? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और दूसरा टाइम हो सकता है कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के बाद, लेकिन बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग। क्लियर है? उसके बाद मैंने सोर्सेज की बात की थी आपसे। क्या की थी? अच्छा, कौन करता है डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड? कौन करता है सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। और मीटिंग तो हो ही नहीं रहती है, तो मीटिंग में जाने का सवाल ही नहीं है। क्या बाद में वो अप्रूव कर देंगे? बाद में अप्रूव कर देते हैं मेंबर्स। अब बताइए, टाइमिंग के बाद सोर्सेज की बात हुई थी। जी हाँ, सोर्सेज क्या थे? हाँ, सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब पहले क्या कभी कोई प्रॉफिट आ रहा था हमारा, वो। दूसरा करंट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट, वो ले लेंगे। और तीसरा कि जिस क्वार्टर में हम डिक्लेयर कर रहे हैं इंटरिम डिविडेंड को, उस क्वार्टर के पहले तक का जो प्रॉफिट कमाया गया रहा होगा, उसको ले लेंगे हम लोग। ठीक है, ये 3 बातें मैंने बताई थी। अगर नुकसान होता है तो मैक्सिमम कितना डिविडेंड दे पाएंगे? तो जिस क्वार्टर में नुकसान हुआ है, पीछे के 3 सालों का एवरेज, पिछले 3 साल का 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का क्या ले लेंगे आप? एवरेज रेट ले लेंगे। उससे ज्यादा आप किसी भी क्वार्टर में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे यदि उसमें लॉस हुआ है तो, है ना? उसमें लॉस हुआ है या उसके पीछे के टाइम में लॉस हुआ है? उसमें कैसे लॉस हो सकता है? अच्छा, होगा भी तो क्या हम किसी पर्टिकुलर क्वार्टर के प्रॉफिट से उस क्वार्टर का डिविडेंड बांटते हैं क्या? ये मैंने कब बताया? ये तो नहीं बताया ना। यहां से इसका बांटते हैं ना, ऐसे तो बताया था कि इस पीरियड का हम इसमें बांटते हैं। तो अगर इसमें लॉस हो गया तो फिर क्या करेंगे? तो रेट को हम इसमें रेस्ट्रिक्ट कर देंगे पिछले 3 साल के रेट के हिसाब से। ये हमारी चर्चा हुई थी। ठीक है, हाँ, यस। चलिए, तो इन बातों के साथ हमने कल अपना वो पॉइंट कंक्लूड किया था। और मैंने आपसे कल वादा भी किया था कि आगे हम लोग क्या करेंगे। तो आपको ये कहना चाहिए कि सर अब वादा निभाइए अब आप। तो वादा में हमारा क्या रहेगा? वादे में रहेगा कि 123 का सेक्शन 123 का सबसेक्शन 1 शुरू किया जाए। क्यों? चलिए, अब बताइए सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 किसकी बात करेगा? ये बात करेगा फाइनल डिविडेंड की। क्यों? क्योंकि हमने इंटरिम डिविडेंड तो ऑलरेडी देख लिया है। तो अब हमारी जितनी भी चर्चाएं होंगी, जो भी हम लोग डिस्कशंस करेंगे, दैट विल बी फॉर फाइनल डिविडेंड, नॉट फॉर इंटरिम डिविडेंड, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल दोस टॉपिक्स रिलेटेड विद द इंटरिम डिविडेंड। चलिए, तो अब सबसे पहले फाइनल डिविडेंड का मतलब क्या मैंने आपको समझा दिया था भली भांति। हाँ सर, आपने पहले ही समझा दिया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम अपने सब सेक्शन 1 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनको बारी बारी से डील करेंगे। तो सबसे पहले क्या मैं ये पूछ लूं आपसे कि फाइनल डिविडेंड को देने के सोर्सेस क्या हो सकते हैं? क्या मैं ये बात पूछ लूं आपसे? चलिए सर, सोर्सेस तो आपने कल बताए थे ना। आपने मेरी बात सुनी नहीं। कल भी हमने कहा था कि ये सोर्सेस केवल इंटरिम डिविडेंड के हैं। हम फिर एक बार बात करेंगे सोर्सेस की जो फाइनल डिविडेंड से रिलेटेड होगा, कहा था मैंने। ओके, तो अब आइए बात करते हैं फाइनल डिविडेंड के सोर्स की। चलिए बताएंगे क्या हो सकता है फाइनल डिविडेंड का सोर्स। और क्या, अच्छा, क्या ये बिल्कुल इंटरिम डिविडेंड के सोर्स के जैसा होगा क्या, या कुछ चेंजेस होंगे? तो मैं काम करता हूं, मैं पहले आपको पढ़ के सुना देता हूं, आप बताएंगे कि क्या क्या चेंजेस हैं। क्योंकि क्या है
कि मैं आपको अगर ये बता दूंगा डायरेक्ट तो प्रॉब्लम होगी। पहले मैं आपसे चेंजेस पूछूंगा उसमें, फिर आपके दिमाग की क्या जलेगी सर, बत्ती जलेगी हमारे दिमाग की, है कि नहीं? तो वो उससे पता चलेगा कि आपको दिमाग में रखना क्या है। ठीक है, जल्दी सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट सोर्सेज का, प्रॉफिट्स ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस ऐसे ही बोलता जाऊंगा। प्रॉफिट्स ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। दूसरा सोर्स है प्रॉफिट ऑफ द एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और ईयर्स। और तीसरा सोर्स है दोनों में से कोई भी, मतलब दोनों में से कोई भी या दोनों में से कोई भी। क्यों कहेंगे दोनों में से कोई भी? बोलना सही होगा कि नहीं बताइए। मैंने 3 बातें क्या कही? पहला क्या मैंने कहा? प्रॉफिट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, क्या ये कहा मैंने? दूसरा बी मैंने क्या, अच्छा प्रॉफिट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर पहला बोला है मैंने। अच्छा दूसरा बताइए क्या बोला है मैंने। चलिए प्रॉफिट ऑफ, इसको ऊपर होना चाहिए लेकिन ठीक है चलिए कोई बात नहीं। प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। और तीसरा सी, तीसरा क्या होगा? बोथ ए एंड बी। क्यों? क्या मैं ये पूछ सकता हूं आपसे कि यहां बोथ में यहां पे ए और बी लिखा जा सके? क्या ए और बी लिखा? अरे ए और बी लिखना था तो ये तो हो गया ना, चाहे ये यूज करिए या बी यूज करिए या दोनों करिए। तो ये इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है पहले मैं बताऊंगा। इसका मतलब है कि आप दोनों में से थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। इसका मतलब है दोनों में से थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। बोथ ए एंड बी, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर का भी प्रॉफिट ले सकते हैं और थोड़ा सा प्रॉफिट कहां से ले सकते हैं? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। ये भी अलाउड है। तो यहां पे लिखा है बोथ ए एंड बी। ये बात समझ आई? चलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में ये इंपॉर्टेंट बनेगा, लेकिन फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये दोनों। अब इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कल इन द सेंस की लास्ट लेक्चर वाले जो इंटरिम डिविडेंड के लिए सोर्स था उससे और इसमें क्या फर्क है? बताइए, फर्क बताइए अब हमें। चलिए अब हम आपसे डिफरेंसेस पूछेंगे। डिफरेंस किसमें? हाँ बताइए, क्या हमने जो लास्ट इंटरिम डिविडेंड के लिए जब बात की थी तो वहां मैंने क्या ये कहा था? ये इंटरिम डिविडेंड मैं लिख दूं यहां पे। क्या मैंने वो ये कहा था कि जो हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा, सुनिएगा मैंने क्या वर्ड यूज किया था, क्रेडिट बैलेंस सरप्लस इन, क्रेडिट बैलेंस या सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या मैंने ये कहा था? सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कहा था। यहां क्या दिख रहा है? यहां क्या दिख रहा है? प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट दिख रहा है। ये क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है। जब मैं अकाउंट बोलता हूं इसका मतलब केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही मैं बात करूंगा, मैं जनरल रिजर्व की बात नहीं करूंगा। क्यों? मेरी बात समझ में आई? लेकिन जब मैं केवल बात करता हूं प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट, तो इसका मतलब प्रॉफिट तो हमारा जनरल रिजर्व में भी होता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी होता है। क्यों? बट क्या हम कैपिटल रिजर्व भी इसमें इंक्लूड कर लें? अब ये हमारी चर्चा का विषय बन गया, तो इस पे हम बात करेंगे। ये समझ में आया? हमने जब इंटरिम डिविडेंड की बात की थी तो मैंने कहा था कि करंट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट ले लीजिए, ये कहा था। तो अब करंट फाइनेंशियल ईयर ये और ये दोनों में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है? दिख रही है सर। उसके बाद तीसरा क्या था? तीसरा, और इसमें कोई मैच होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें क्वार्टर की बात हुई थी ना, कि अगर इस क्वार्टर के लिए आप प्रॉफिट बांट रहे हैं तो इस क्वार्टर का डिविडेंड बांट रहे हैं इस क्वार्टर के लिए, तो इसका प्रॉफिट आप ले सकते हैं। तो यहां तो ऐसा फाइनल डिविडेंड में कोई बात ही नहीं होती है, तो ये और इधर तो कोई मैच नहीं होगा। ये बात समझ में आई? पक्का?
चलिए, अब ये डिफरेंस करने के बाद अब हम चलते हैं अपने मुद्दे पर। अब हम आते हैं बात करने। हमने प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बताया। अच्छा, प्रॉफिट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, अब ये कौन सा प्रॉफिट होगा? ये प्रॉफिट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, ये कौन सा प्रॉफिट होगा? क्या इसमें से कुछ खर्चे घटाए गए होंगे? कुछ खर्चे घटाए गए होंगे? कौन से खर्चे घटाए गए होंगे? सर सारे खर्चे घटाए गए होंगे। इसमें मान लीजिए, हाँ, टैक्स वगैरह सब घटा होगा, है ना, तभी तो प्रॉफिट आ रहा है यहां पे। टैक्स एक्चुअली अलाउड नहीं होता है घटाना, इसमें से वो डिसअलाउड एक्सपेंस होता है, खास करके इनकम टैक्स की बात करें तो, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस घट जाते हैं। इनकम टैक्स, जब हम बात करें इनकम टैक्स में, जब आप बिजनेस में कैलकुलेशन करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की आप डिडक्शन देते हैं, जबकि इनकम टैक्स की डिडक्शन नहीं देते, ठीक है। खैर उसकी बात छोड़ दीजिए फिलहाल। अब ये आ रहा है प्रॉफिट, तो इसमें क्या डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका होगा? क्या डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका होगा? हो चुका होगा। तो अगर इसमें डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका होगा तो कौन सा डेप्रिसिएशन माइनस हुआ होगा? ये कहां से कैलकुलेशन किया होगा हमने? और अगर मान लीजिए माइनस नहीं हुआ है तो क्या हम नहीं माइनस करना चाहते हैं? ये हमारी संपत्ति है, ये घिस रही है, डेली बाय डेली घिस रही है, लेकिन हम इस पे जो घिसावट है वो माइनस नहीं करना चाहते हैं। बताइए, क्या हमें जबरदस्ती माइनस करवाना पड़ेगा? क्या कानून हमसे जबरदस्ती माइनस करा लेगा? हम नहीं चाहते, हम खर्चा नहीं चाहते, हम चाहते ज्यादा प्रॉफिट आए, हम टैक्स ज्यादा देना चाहते हैं। बताइए, क्या हमसे जबरदस्ती डेप्रिसिएशन घटा लिया जाएगा? ये थोड़ी पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है, आपसे जबरदस्ती डेप्रिसिएशन घटाया जाएगा, आपको घटाना पड़ेगा। सर कितनी बार गा? हर बार जब आप ये प्रॉफिट निकालेंगे ना, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद निकालेंगे। नहीं माइनस किए रहेंगे तो माइनस करा दिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद ही डिविडेंड बटेगा। समझ रहे हैं आप? अब सुनिए, अच्छा इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? आप क्या चाहते हैं? मार्केट में क्या दिखाना चाहते हैं? डेप्रिसिएशन ना घटा करके क्या दिखाना चाहते हैं? कि बहुत प्रॉफिट कमाए हैं, खूब प्रॉफिट कमाए हम। क्या शेयर होल्डर्स को बताना चाहते हैं कि देखिए डिविडेंड बांट रहे हैं आपको कितना ज्यादा, ये प्रॉफिट है बहुत ज्यादा हमारे पास? क्या दिखाना चाहते हैं आप? अरे कमा रहे हैं तो सही के खर्चे घटा करके फिर कमाई बांटिए, झूठ मूठ का काम नहीं करना। बात समझ में आ रही है? ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होगा? इसके लिए शेड्यूल 2, कौन सा? शेड्यूल 2 में, सर कौन सा शेड्यूल 2? ये कौन सा है? हम लोग जानते हैं कि कंपनीज एक्ट में 7 शेड्यूल्स लगे हुए हैं, और उन शेड्यूल्स में शेड्यूल 2 जो है वो बात करता है यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट की, और उस हिसाब से कैलकुलेट किया गया डेप्रिसिएशन जो होगा वो यहां माइनस होगा। मतलब ये कि हम आपको मेथड भी नहीं बताएंगे और कुछ नहीं, शेड्यूल 2 जैसा कहता है उसी हिसाब से हम आपका डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही ये प्रॉफिट अवेलेबल करेंगे आपको डिविडेंड को बांटने के लिए। क्या बात समझ आई मेरी? ऑलवेज, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट में कौन सा, या करंट फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट होगा, इसमें कौन से प्रॉफिट है, इसमें कौन कौन सा अमाउंट इंक्लूड होगा? तो इसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ले लेंगे, आप जनरल रिजर्व का बैलेंस ले लेंगे, इस तरह के बैलेंसेस ले लेंगे। लेकिन क्या इसमें हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऐड कर पाएंगे? बताइए, शेयर होल्डर अगर हमारी कंपनी में पैसा लगाता है, शेयर होल्डर अगर हमारी कंपनी में पैसा लगाता है तो किस लिए लगाता है? कि आपने जो संपत्तियां खरीदी हैं उसकी कीमत जब बढ़ेगी तो हमको पैसा दीजिएगा प्रॉफिट के रूप में। बताइए, इसीलिए पैसा लगाता है वो। क्या शेयर होल्डर इसीलिए पैसा लगाता है कि लीजिए मेरे पैसे से आप संपत्ति खरीदिए, और इंतजार करते हैं? क्या करते हैं? इंतजार करेंगे, वो आएंगे। कौन आएंगे? गदर पिक्चर देखी है आप लोगों ने? हाँ, क्या डायलॉग होता है कि अब हम उनका इंतजार करेंगे, वो आएंगे। कौन? इन्फ्लेशन आएंगे, महंगाई आएंगे, और हमारी संपत्ति की कीमत बढ़ाएंगे, जिससे हमें प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट शेयर होल्डर को बंटवाएंगे। ऐसा होता है क्या? इसलिए शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं? नहीं,
शेयर होल्डर पैसा इसलिए लगाते हैं कि कंपनी कमाए, पैसा कमाए और खूब कमाई बांटे, पैसा खूब कमाए और वो कमाई बांटे, कमाई बांटे। क्या ये किसी संपत्ति के रिवैल्यूएशन से आने वाला प्रॉफिट कमाई है? ये कमाए हैं आपने? क्या आपका ऑर्डिनरी बिजनेस है? वो नहीं है। तो क्या वो पैसा आपको बांटना है? नहीं बांटना, ये पैसे इंक्लूड नहीं करेंगे आप। कोई संपत्ति है, कोई संपत्ति है, उसकी कैरिंग अमाउंट में चेंज आ रहा है, उसकी कैरिंग अमाउंट में, संपत्ति या दायित्व तो उसकी कैरिंग अमाउंट में चेंज आ रहा है, उसकी वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा इसमें? नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो नोशनल प्रॉफिट्स हैं, अनरियलाइज्ड गेन हैं, इनको आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसे प्रॉफिट जो कंपनी ने कमाए नहीं है अपने ऑर्डिनरी बिजनेस में काम करके, कैपिटल रिजर्व या कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, बताइए क्या कैपिटल प्रॉफिट इस प्रॉफिट में इंक्लूड करें हम? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट क्या वही ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम रहता है, कैपिटल प्रॉफिट कमाना? बताइए, अगर एक शेयर बेच करके आप पैसा, एक्स्ट्रा पैसे कमा लेते हैं, वो ऑर्डिनरी बिजनेस है आपका, वही उसी के लिए आप कंपनी बनाए, उसके लिए कंपनी बनाए, आप नहीं बनाए, तो कैपिटल प्रॉफिट को यहां इंक्लूड नहीं करेंगे। प्रॉफिट वही जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप कमाएं, कमाई हो, कमाई से आप पैसे दीजिए, डिविडेंड दीजिए। क्लियर है? दोनों, कोई भी प्रॉफिट हो, कमाए हुए प्रॉफिट को रखेंगे आप। ठीक है, चलिए, तो यहां पे मैंने अपने इस पॉइंट से रिलेटेड बातें काफी कर ली। अच्छा, एक चीज और बता दें हम आपको, मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं अभी तक सोर्सेज में। क्या क्या? प्रॉफिट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, दोनों, थोड़ा थोड़ा दोनों। एक पॉइंट और है, वो एक पॉइंट क्या है जरा वो सुन लीजिए। वो प्रॉफिट नहीं है, वो क्या है? वो पॉइंट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, कौन? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कभी कभी गारंटी देती है, हाँ गारंटी देती है, किस बात की? हाँ, कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड हम देंगे, हाँ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड हम देंगे। तो बताइए, अब ये गारंटी जो दिया गया, क्या ये सोर्स बन गया? सर ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या गारंटी देती है, मतलब नहीं समझ में आया। कभी कभी कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके ऊपर लोगों का भरोसा नहीं होता, भरोसा कायम नहीं हो पाता, दिल की बात है, नहीं जुड़ा, मन की बात है, मन नहीं मान रहा, भौरा है ना मन, नहीं मान रहा कि ये कंपनी ये पैसा दे पाएगी हमें। तो ऐसी कंपनीज को चलाने के लिए गवर्नमेंट सामने आती है और कहती है कि भाई देखो, आप पैसे लगाओ इस कंपनी में, और अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो हम है ना, हम है ना, मैं हूं ना, हम देंगे पैसे, हम गारंटी देते हैं कि हम देंगे पैसे। तो क्या होता है, उस कंपनी में शेयर होल्डर्स का, आम आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ऐसी भी गारंटी भी क्या बन जाती है, एक सोर्स बन जाती है, और इसे भी हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं लास्ट में। बोलिए, मेरी बात समझ में आई? अगर कंपनी को नुकसान हुआ और कंपनी पैसा नहीं अर्न कर पाई तो ये देगी, गारंटी दी है। और अब आपका सवाल ये है कि सर तो क्या फिर बाद में कंपनी जो रिकवर अगर कमाएगी तो वापस करेगी? नहीं, ऐसा कोई जरूरी, डिपेंड करता है इनकी टर्म कंडीशन क्या है आपस में कंपनी के साथ, है ना। वो हमारा मामला नहीं है, वो हमारा मामला नहीं है, वो उनका टर्म कंडीशन है कि क्या करते हैं, बाद में लेते हैं कि, है ना। बात समझ में आई? चलिए, हो सकता है इन्हीं की अंडरटेकिंग हो वो। चलिए, तो ये हो गए आपके सोर्सेस। अब क्या मैं इनको रीड करके आपको सुनाऊं कि क्या लिखा हुआ है? हाँ सर, एक बार फटाफट सुनाइए, फिर आगे बढ़िए आप। और इसमें मैं आपको नोट्स भी सब बता दूंगा, क्या क्या नोट्स भी हैं इसमें, जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं। तो प्रॉफिट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या लिखा है? प्रॉफिट अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 2। अच्छा ठीक है, चलिए शेड्यूल 2 समझ में आ गया। चलिए, प्रॉफिट्स ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और ईयर्स, तो कई साल के, पिछले साल का या पिछले कई साल के प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट करके रखे हैं, तो प्रॉफिट में सारी चीजें आ जाएंगी। क्या क्या आ जाएंगी? प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, उसमें भी डेप्रिसिएशन घटा होना चाहिए, इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 2 एंड रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड, रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अभी भी घटाना हो, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फ्री रिजर्व्स में वो क्रेडिट बैलेंस के रूप में पड़ा हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। क्यों?
उसके बाद बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं डिस्कस कर लूं? अच्छा चलिए अभी करना ही है। बोथ ए एंड बी में क्या समझ में आया कि थोड़ा थोड़ा दोनों में से लेके कर सकते हैं। अब आइए, हाँ, ए में से भी और बी में से भी, मतलब प्रीवियस ईयर के भी प्रॉफिट से और थोड़ा करंट ईयर से भी लेके दोनों में से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड कैरिड ओवर द प्रीवियस लॉसेज एंड डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड इन द प्रीवियस ईयर और ईयर्स आर रिक्वायर्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो बताइए, हम लोग डिविडेंड को डिक्लेयर करने से पहले, डिविडेंड को डिक्लेयर करने से पहले क्या करेंगे? अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट ले रहे हैं तो इसमें दो बातें मैंडेटरीली घटा देनी है। क्या? एक तो डेप्रिसिएशन, और दूसरा अगर कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर के आ रहा है पिछले साल से सेट ऑफ होने के लिए, तो उसे भी आपको घटा देना है। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्राथमिकता प्रायोरिटी रखता है, उसके बाद ही आप पैसे बांटेंगे। लॉस को घटाए बिना डिविडेंड थोड़ी बांट सकते हैं। तो ये मैंडेटरी आइटम है जिनको आपको घटा देना है, ठीक। अच्छा, आप ये इसमें लिखा हुआ है सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से, प्रीवियस वाले से नहीं घटाना। क्या मतलब? क्या मतलब? नहीं नहीं, एक बात बताइए ना, अगर ये जो लॉस है ये पिछले साल का है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स का है ना, और ये करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या हो रहा है? ये कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है। क्यों आ रहा होगा? या तो यहां सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं रहा होगा। क्यों? तो इस साल सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं रहा होगा तो ये कैरी फॉरवर्ड होके आया। तो अब बताइए, अब इसको हम किससे सेट ऑफ करें? जो पीछे के हम प्रॉफिट बना के रखे हैं उससे सेट ऑफ करें, या फिर कमाएंगे उससे करेंगे? कमाएंगे उससे करेंगे। इनकम टैक्स यही बात कहता है कि प्रीवियस सेट ऑफ जो लॉसेज हैं हमारे, उनको जब ले आते हैं तो आप यहां पे तुरंत पहले राइट ऑफ कर लीजिए, है ना। तो इस लॉस को हम यहां राइट ऑफ कर लेंगे। अच्छा, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वाले प्रॉफिट से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जिस साल का लॉस है उस साल में प्रॉफिट रहा होता तो ये घट चुका होता, और अगर उससे भी पीछे का प्रॉफिट है तो उसमें से क्यों घटाएं? मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इसलिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लॉसेस से उसको घटाने का मतलब नहीं बन रहा है। फिर से समझते हैं हम लोग। एक बात बताइए, मुझे 2017-18 में क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक। क्या हमारे पास प्रॉफिट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, या हमारे पास प्रॉफिट के रूप में क्या 2017-18 से पहले का भी प्रॉफिट हो सकता है? बैलेंस शीट में हो सकता है। इसके पहले का प्रॉफिट यहां रहा होगा। अब इस साल जो लॉस हुआ है, तो इनकम टैक्स का जो नियम कानून है वो कुछ इस प्रकार है कि भाई इस साल जो नुकसान हो रहा है उसकी सेटिंग ऑफ कर दीजिए आप इस साल। अगर इस साल कोई प्रॉफिट ऐसा नहीं है जिससे ये लॉस सेट ऑफ हो पाए, तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए आगे के साल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रीवियस, अच्छा, अब आगे के साल में जब हम प्रॉफिट बैलेंस शीट देखेंगे तो इसमें दो तरह के प्रॉफिट हैं। एक तो इस साल का प्रॉफिट जो कमा रहे हैं हम, और दूसरा प्रीवियस ईयर का भी प्रॉफिट आ रहा होगा। तो क्या इस प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में ये वाला प्रॉफिट आ रहा होगा? इस साल तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तभी तो लॉस हुआ है, तो ये तो आ नहीं रहा होगा। अच्छा, इसके भी पहले का आ रहा होगा, ये वाला आ रहा होगा, तो वो आ रहा होगा तो उससे घटाएंगे क्या? इसको उससे तो एडजस्ट करेंगे नहीं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल 2018-19 में हम अगर प्रॉफिट कमाते हैं जिससे कि ये लॉस एडजस्ट हो सकता है, तो उसको एडजस्ट कर लीजिए। आई बात समझ में? ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं? जो प्रॉफिट आप रिजर्व बना के रखे हैं उससे अपने करंट ईयर के लॉस को क्यों एडजस्ट करेंगे आप? समझ ना, आगे कमाएंगे उससे एडजस्ट कर देंगे। क्योंकि भाई पीछे वाले प्रॉफिट्स लॉस का उसका ट्रीटमेंट कुछ और कर चुके होंगे ना, उसके साथ ट्रीटमेंट हो चुका होगा। चलिए
तो ये बात समझ में आई। तो इसलिए यहां पे क्या लिखा है, बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड कैरिड ओवर द प्रीवियस लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड इन प्रीवियस ईयर और ईयर्स आर रिक्वायर्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द करंट ईयर। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द करंट ईयर, क्लियर है। चलिए, इन कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स any amount representing unrealized gain, notional gain or revaluation of assets and any change in the carrying amount of the assets or of a liability on measurement of the asset or liability at fair value shall be excluded। तो क्या इन सबको exclude कर देंगे? कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। And finally, capital profits are not same as distributable profits। क्यों बताइए, कारण बताइए। Capital profits are not same as distributable profits क्योंकि yes they are not earned in an ordinary course of business, that's why they cannot be utilized for that purposes। ठीक है, अब बताइए मुझे, क्या मैंने आपसे ये कहा था कि हम लोग पहले क्या करते हैं, जब हम सेल करते हैं, सामान बेचते हैं, उस सेल में से बहुत सारे एक्सपेंसेस घटाते हैं, ये बोला था मैंने। सब घटाने के बाद हमारे पास क्या आता है, ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब इस नेट प्रॉफिट में से हम लोग क्या देंगे, टैक्स वगैरह दे देते हैं, है ना। उसके बाद टैक्स देने के बाद क्या बचता है, जो पैसा बचता है वो किसके लिए बचता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और फिर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पैसा बचता है। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? क्या हम डिविडेंड देने से पहले इस प्रॉफिट में से क्या कुछ रिजर्व में भी पैसा डालते हैं? हाँ सर, रिजर्व में पैसा डालते हैं। तो क्या मैं ये बोलूं कि जब तक आप रिजर्व में पैसा डाल नहीं लेते तब तक इनको डिविडेंड नहीं दे सकते? क्या मैं ये बोलूं? आपको अपने घर में बनाए गए गुल्लक में पहले पैसे डालने हैं, उसी के बाद बंटवारा करना है। पहले कुछ साल पहले तक कुछ प्रोविजंस थे जिन्होंने इनको मैंडेटरी किया था, बट नाउ इट इज नॉट कंपल्सरी। रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करना इज नॉट कंपल्सरी। अब क्या है, ऑप्शनल है। इट इज फुल्ली द डिस्क्रेशन ऑफ द कंपनी आइदर टू ट्रांसफर टू द रिजर्व और डिस्ट्रीब्यूट होल ऑफ द अमाउंट टू द शेयर होल्डर्स। आप कितना पैसा शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप कर लीजिए अपने डिविडेंड पॉलिसी के हिसाब से। आप रिजर्व में ट्रांसफर मत करिए, कोई बात नहीं है, ये ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन पे अब आ गया है। बात समझ में आई है? तो इसको आप समझ सकते हैं, और ये मैंने आपको दे रखा है इसमें। तो अब मैं केवल रीड कर देता हूं इसमें, और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बना के दे रखे हैं, तो उसको एग्जाम्पल्स को आप पढ़ लेंगे तो अपने आप बात समझ में आ जाएगी। एज पर द फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 123 सबसेक्शन 1, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू ट्रांसफर अ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट टू रिजर्व बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड इन एनी फाइनेंशियल ईयर। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड डिक्लेरेशन के पहले आपको रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, दस अ कंपनी में एज पर इट्स डिस्क्रेशन, अब चाहे कंपनी तो कर सकती है, ट्रांसफर एनी एप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट टू रिजर्व बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड। सर इच्छा पे अपनी, तो इसमें आप एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं, आप देख लेंगे। एग्जांपल्स में लिखा हुआ है, एक कंपनी कह रही है फॉर अ करंट ईयर AW लिमिटेड proposes to transfer more than 10% of its profit to reserve before declaration of dividend at a rate of 12%. Is a company allowed to do so? Yes, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्कशन पे है। और बी मैंने एग्जांपल दे रखा है, बी लिमिटेड हैज कैरिड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1000 crores फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19. इट हैज प्रपोज्ड अ डिविडेंड एट द रेट 8.75%. हाउएवर इट डज नॉट इंटेंड टू ट्रांसफर एनी अमाउंट टू द रिजर्व आउट ऑफ द प्रॉफिट अर्न. कैन द कंपनी डू सो? यस. दोनों बातें समझ में आ गई? चलें आगे। अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट होगा वो किस पे बेस्ड होगा, क्या कहानी होगी हमारी, ये हम आपको समझाते हैं। सुनिए, हाँ जी, सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 में ही हम लोग कहानी समझेंगे, और ये कहानी अब है नुकसान की। अब कहानी किसकी चलेगी? अब ये चलेगी नुकसान की कहानी। नुकसान की कहानी या फिर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इतना नहीं है हमारे पास कि हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे पाए। पैसे तो कमाए हमने भी, लेकिन इतने नहीं कमाए कि डिविडेंड बांट सके। वाह वाह, क्या बात है।
अच्छा लगा ना? बताइए क्या होगा अब इस परिस्थिति में, क्या करेंगे हम इस सिचुएशन में? हमारे लिए क्या रास्ता, क्या उपाय है हमारा, बोलिए। तो इस सिचुएशन में उपाय यह है कि हम लोग जिस भी फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास ये लिमिटेशंस है कि हम डिविडेंड नहीं बांट सकते, वो फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? मान लीजिए ये फाइनेंशियल ईयर है, ये कौन सा है? मान लीजिए 2020 और 21, ये है हमारा। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पिछले साल के प्रॉफिट से बांट सकते हैं, सोर्स है हमारा ये लिखा था, अभी हमने पढ़ा पहले। हाँ सर, तो ठीक है, देखते हैं पिछले साल में प्रॉफिट्स कितने कमाए हमने। 1, 2 और 3, ये प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर में जो हमने पैसे कमाए हैं, इसमें से प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर मतलब कौन से होंगे? 20-21 के पहले 19-20, 18-19 और 17-18, इन्हीं 3 फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स, प्रॉफिट से नहीं, प्रॉफिट्स तो कोई भी ले सकते हैं, 5 साल का ले सकते हैं, लेकिन ये 3 क्या ले रहे हैं हम? ले रहे हैं हम इन 3 के रेट का एवरेज। अच्छा सर, वो इंटरव्यू में आपने जो बताया था, हाँ हाँ वही, आप तो समझ गए नहीं? तो पिछले 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर के रेट का एवरेज लेंगे और उससे ज्यादा यहां बांट नहीं सकते। ठीक है ना, नॉर्मल सी बात है, उतना ही बांटेंगे। सवाल ये उठा कि सर क्या कुछ और लिमिटेशंस हैं? हाँ, कुछ और लिमिटेशंस हैं। अब लिमिटेशंस क्या हैं जरा ये सुनिएगा। ये जो बंटवारा होगा, इसके लिए हम कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कितना डिविडेंड बांट सकते हैं, ये तो डिसाइड कर लिया, ये तो डिसाइड हो गया ना कि कितना बांट सकते हैं। अब प्रॉफिट में से कितना निकाल सकते हैं ये भी देखना है, और कितना अंत में बचना चाहिए, लास्ट में कितना प्रॉफिट बचना चाहिए, ये भी ध्यान देने वाली बात होगी। कितना हम निकाल सकते हैं भाई, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं रेट, ये तो पता हो गया। तो अब हमें देखना है कि कितना हम निकाल सकते हैं उसमें से पैसा, और कितना हमें बचाना भी है लास्ट में, कि मतलब मिनिमम हमें इतना रिजर्व रखना ही रखना है। ओहो, ये भी देखना पड़ेगा सर। हाँ, ये भी बातें देखनी पड़ेंगी कि लास्ट में हमें कितना रिजर्व रखना है, उसमें बैलेंस बचा करके। क्या आप अगर सैलरी कमाएंगे, आप पैसा कमाएंगे, जब आप बड़े होंगे, आप प्रोफेशनल बनेंगे, तो बहुत सारे पैसे कमाएंगे, तो क्या सारे के सारे पैसे ले आकर के फैमिली में खर्च कर देंगे? आप ये भी तो सोचेंगे कि हमें कितना जेब में मिनिमम रखना भी है, उसके ऊपर जो जाएगा वो हम खर्च कर देंगे। और ये भी सोचेंगे कि हम कितना पैसा एक बार में निकालें खर्च करने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा, आज ही का अगर पेपर पढ़ें आप, आज की जानकारी है कि यस बैंक जो है, यस बैंक में मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट कितनी हो गई है? 50,000 घटा के कर दी गई है, इससे ज्यादा आप निकाल ही नहीं सकते। अब बताइए, विड्रॉल पे लिमिट लगा दी ना इसने, तो इसी तरह से यहां भी विड्रॉल पे लिमिट लगी हुई है ना? तो हम आपको आज के न्यूज की जानकारी देते, इसके लिए हम फीस नहीं लेंगे आपसे, ये फ्री जानकारी है बिल्कुल आपकी। हाँ हाँ, नहीं, कुछ टाइम पीरियड दिया है इधर, हाँ, इस डेट से लेके इस डेट तक आप इतना मैक्सिमम निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा। तो उनकी अपनी पॉलिसी है कुछ बैंकरप्सी को लेकर के, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होते हैं लोन के, तो उनको, उनसे रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, उसके लिए उन्होंने ऐसा किया है ना? आइए जरा मैं इन बातों को आपको पहले सुना दूं पढ़ के, फिर हम उसको जरा डिस्कशन कर लें यहाँ पे, ठीक? आइए। As per the second proviso to section 123 subsection 1, in the event of inadequacy or absence of the profit in any financial year, मतलब किसी भी फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट कम होता है या इनएडिक्वेट होता है, अ कंपनी में डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब पिछले साल के प्रॉफिट्स को ले सकती है प्रीवियस ईयर्स व्हिच हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द फ्री रिजर्व्स। वो पैसे कहां ट्रांसफर हो चुके हैं? फ्री रिजर्व में ट्रांसफर हो चुके हैं। फ्री रिजर्व का मतलब क्या समझेंगे आप? क्या जनरल रिजर्व समझे हम? हाँ सर, जनरल रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व। चलिए अब कह रहा है, हाउएवर, फिर भी, सच डिक्लेरेशन शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन।
तो उसके लिए अब कंडीशन क्या है जरा देखिएगा। सबसे पहला कंडीशन ये है, रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड शैल नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ द रेट ऑफ द विच at which the dividend was declared by the company in the immediately preceding 3 financial year. Immediately preceding 3 years. पिछले 3 साल में जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखा है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर, लेकिन हम क्या मान रहे हैं कि पिछले 3 साल में, पिछले 3 साल का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, जो रेट होगा उसका एवरेज ले लेंगे हम। उसके बाद दूसरा है, however this condition shall not apply if, अब ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। कौन सी? ये रेट वाली जो हमने डिसाइड की है, ये क्यों नहीं अप्लाई होगी? क्योंकि हमने आगे भी कंडीशन लगा रखी है, और वो कंडीशन क्या है जरा सुनिएगा। पहली, shall not apply if the company has not, अच्छा चलिए ये पॉइंट हम अभी बताएंगे। The total amount to be drawn from such accumulated profits shall not exceed, total amount, क्या? Total amount to be drawn from such accumulated profit shall not exceed कितना? 10% of what? Paid up share capital and free reserve as appearing in the latest audited financial statement. मतलब हम कितना अधिकतम निकाल सकते हैं? 10% of paid up capital and free reserve, इतना ही निकाल सकते हैं। और दूसरा जो यूटिलाइजेशन हम करेंगे वो किस लिए करेंगे, वो कंडीशन हम आपको अभी बताएंगे। और उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है, the balance of reserves after such withdrawal कितना होना चाहिए? shall not fall below the 15% of its paid up share capital as appearing in the latest audited financial statement. तो कितना? 15%। बताइए मैंने दो बातें क्या बताई आपको। मैंने कहा कि आप कितना निकाल सकते हैं? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, क्या ऐसा कहा मैंने? और ये पैसा निकालने के बाद जो बैलेंस आपका बचना चाहिए वो कितना बचना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। क्या मैंने सब कुछ ठीक लिखा है? क्या मैंने सब कुछ ठीक लिखा है? क्या मैंने सब कुछ ठीक लिखा है? देख लिया ना आपने? मैंने कुछ गलत लिखा है, मैंने कुछ गलत लिखा है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब देखिए जरा, अब सिचुएशन को समझते हैं। हम जब भी काम करेंगे, इस ईयर में हमारा इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो इसमें जितना हमको रेट देना है वो रेट कैसे निकलेगा? तो जितना भी डिविडेंड बांटा है जिस रेट पे पिछले 3 सालों में, उनका एवरेज ले लीजिए, पहली बात। दूसरा, हम जो मैक्सिमम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं बांटने के लिए, आपका रेट क्या आ रहा है कोई मतलब नहीं, कितना पैसा हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम? अपने पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10%। मतलब इस ईयर में, अच्छा ये किस ईयर का होगा? जिस ईयर में हमें डिविडेंड बांटना है, उस ईयर में हमारा पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व, इनका दोनों का योग लेंगे आप जोड़, और उसका निकालेंगे 10%, और उसके बाद आपको इसमें से कुछ माइनस भी करना पड़ेगा। सर क्या माइनस करना पड़ेगा? हाँ नहीं, इसमें से डेप्रिसिएशन, और चूंकि इस साल में तो प्रॉफिट हुआ नहीं है, इस साल में तो प्रॉफिट हुआ नहीं है, तो इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है आपको, और कुछ लॉसेस वगैरह है तो उनको भी माइनस करना है। उसके बाद जो पैसा बचेगा वही आप बांट सकते हैं, अदरवाइज नहीं बांट सकते। बोलिए मेरी बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेट निकालेंगे। चलिए, रेट अलग मैटर हो गया। उसके बाद जब हम पैसा निकालेंगे डिविडेंड बांटने के लिए, तो वो कितना निकालेंगे? 10%। तो क्या 10% पूरा बांट सकते हैं? जी नहीं, उसमें से भी हमें डेप्रिसिएशन घटाना है और लॉसेस को माइनस करना है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हम ये 10% निकाल सकते हैं पूरा? क्या ये 10% निकाल भी सकते हैं क्या? अरे नहीं, अगर ये 10% निकालने के बाद 15% से कम बच रहा है पेड अप कैपिटल के, क्या
वो रिजर्व, फ्री रिजर्व, क्या वो फ्री रिजर्व पेड अप कैपिटल के 15% से कम बच रहा है, तो हम 10% निकाल भी नहीं सकते। क्या समझ आई मेरी बात? हाँ, तो ये तीनों चीजें ये देखिए ना, यहां पे आप देख रहे हैं दोनों में फर्क? फर्क तो देखिए, यहां पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व दोनों है, दोनों का 10%, और यहां पेड अप कैपिटल का 15% है। ये रकम ज्यादा आ सकती है। मान लीजिए हमने पेड अप कैपिटल कितनी है 10 लाख, प्लस फ्री रिजर्व कितनी है 20 लाख। सर हो सकता है ये, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, कितना आ गया 30 लाख। अब 30 लाख का मैक्सिमम कितना हो गया 10%, 3 लाख। इतना पैसा हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम 3 लाख रुपया निकाल लें तो जरा बताइए 20 लाख में से 3 लाख निकल गया, कितना बचा 17 लाख। क्या 10 लाख का 15% कितना हुआ 1.5 लाख। क्या 17 लाख 1.5 लाख से ज्यादा है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब सिचुएशन जरा उलट दें, हम सिचुएशन उलट दें। अब देखिए अलग वाली सिचुएशन देखिए, अलग वाली सिचुएशन क्या है, ये हमारा 10 लाख है, या इसको 20 लाख कर दीजिए, इसको 20 लाख कर दीजिए, और इसको कर लीजिए कितना 2 लाख। ये भी हो सकता है, ये हो सकता है। कितने हो गए 22 लाख। 22 लाख का कितना निकाल सकते हैं मैक्सिमम 10%, कितना आ गया 2,20,000, ये निकाल सकते हैं हम। लेकिन 2,20,000 निकालने के बाद क्या हाल होगा यहां? अरे सर ये कैसे निकल पाएगा, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए इसको अब हम कर लेते हैं 4 लाख। अब बताइए 2,20,000 निकल गया, बचा कितना सर 1,80,000। कितना बचा 1,80,000। अब बताइए हमें रखना कितना है, पेड अप कैपिटल का कितना परसेंट 15%, कितना रखना है? तो 15% 20 लाख का कितना हुआ, सॉरी कितना हुआ 3 लाख। तो क्या ये 3 लाख है? सॉरी कितना बच रहा है, हाँ 1,80 बच रहा है। क्या 3 लाख है? ये नहीं है। तो हम अधिकतम कितना निकाल सकते हैं? अधिकतम इसमें से 1 लाख ही निकाल सकते हैं, क्योंकि पेड अप कैपिटल के 15% तो बचना चाहिए, तो 3 लाख इतना तो रहना ही चाहिए। इसके बाद बैलेंस कितना बच रहा है 4 लाख में से 1 लाख। तो अब अधिकतम कितना निकाल सकते हैं 1 लाख। अब जितना पैसा निकाल सकते हैं, अब क्या यही पैसा बांट पाएंगे आप? हाँ, अब उसमें भी देखेंगे, हाँ डेप्रिसिएशन वगैरह तो नहीं बाकी है, वो घटा लेंगे, और उसको घटाने के बाद देखेंगे कि क्या ये रेट ज्यादा तो नहीं आ रहा है जो डिविडेंड का है। वो ज्यादा आ रहा होगा तो इतना ही बांटेंगे, इतने पे ले आकर हमें काम करना है। हमने कहा कि उस रेट से ज्यादा नहीं बांट सकते, उस रेट के नीचे तो बांट सकते हैं ना, तो इतना ही पैसा बांट पाएंगे। क्या मेरी बात समझ आई? क्या एग्जाम्पल समझ में आया आपको? ये है बहुत छोटी बातें। मैं एक बार पहले आपको ये रीड करा दूं, फिर मैं आपको एक बार फिर एग्जाम्पल लेकर के समझा दूंगा, बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आइए, या फिर इसी में एग्जाम्पल्स होंगे तो वो करा देंगे हम एग्जाम्पल्स। आइए कंडीशन सुनते हैं। हाउएवर, अच्छा जब रेट निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई इफ द कंपनी हैज नॉट डिक्लेयर्ड। अच्छा ये बात तो हमें बतानी है। कह रहा है the total amount to be drawn from the accumulated profit shall not exceed 10% of its paid up share capital and free reserve as appearing the latest audited financial statement. Okay, आगे, the amount so drawn shall first be utilized to set off losses incurred in the financial year in which the dividend is declared. तो बताइए क्या करेंगे हम? पहले लॉसेस को सेट ऑफ करेंगे जिस साल में। अच्छा ये कौन सा लॉस है, ये कैरी फॉरवर्ड वाला लॉस है या इसी साल का लॉस है? ये इसी साल का लॉस है। सर
इसी साल का लॉस है तो डिविडेंड कैसे बांट रहे हैं? अरे भाई कह तो रहा हूं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से बांट रहे हैं, पिछले साल के प्रॉफिट से बांट रहे हैं, यही तो मैंने बोला। तो इस साल जो नुकसान हुआ है पहले उसको एडजस्ट करिए। अब उस लॉसेस में क्या डेप्रिसिएशन भी शामिल होगा? अगर शामिल है तो ठीक, नहीं तो दोबारा घटा लीजिए। तो फर्स्ट सेट ऑफ losses incurred in the financial year in which the dividend is declared and only thereafter any dividend in respect of equity shares shall be declared। उसके बाद ही कोई डिक्लेयर करना है क्या? डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को। बात समझ में आई? चलिए, और फाइनली द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल shall not fall below 15% of its paid up share capital as appearing in the latest ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसके बाद घटाने के बाद कम से कम हमारे पास कितना बचना चाहिए? 15% बचा होना चाहिए। ठीक, तो एक एग्जांपल है यहाँ पे मेरे पास, एग्जांपल मैं देख लेता हूँ क्या है, सुनिएगा। लिखा है एसएस लिमिटेड हैज बीन रेगुलरली डिक्लेयरिंग डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% ऑन इट्स इक्विटी शेयर्स फॉर पास्ट 3 years। पिछले 3 साल में 20% डिविडेंड बांटती आ रही है। कौन? ये कंपनी। कह रहा है however the company has not made adequate profit during the current year during, ending on 31st March 2019, but it has got adequate free reserve which can be utilized for the maintaining the rate of dividend at 20%। ये कह रहा है कि sufficient है रिजर्व, बांट सकते हैं 20%। ओके, कह रहा है advise the company to show how it should proceed in a matter if it wants to declare dividend at the rate of 20% for the year 18-19 as per the provisions of the Companies Act 2013। बताइएगा ये हटा दें हम, फिर एग्जांपल्स लेते हैं हम दोबारा से। सबसे पहला काम क्या होगा सर? सबसे पहला काम ये करिए ना, रेट बाद में निकालिए। रेट की कोई जरूरत नहीं है, रेट तो बाद में निकाल लेंगे आप। सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास कितनी पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल, और कितनी फ्री रिजर्व है। इस एग्जांपल में तो दिया है सफिशिएंट है, तो उस एग्जांपल से मजा आएगा नहीं, है ना, मसाला चाहिए हम लोगों को ना, तो थोड़ा देखते हैं। तो पेड अप कैपिटल देख लेंगे हम लोग। पेड अप कैपिटल मान लीजिए कितनी अभी हमने ली थी, हमने लिया था 20 लाख, तो हम फिगर चेंज करें, हम 50 लाख ले लें, 50 lakhs। ओके, फ्री रिजर्व हमारे पास कितनी है? मान लेते हैं ये हमारी 7 lakhs फ्री रिजर्व है हमारे पास। ठीक, इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि पहले पॉइंट में हमको प्रॉफिट कितना निकाल सकते हैं, 10%। तो 10% निकालने के लिए हमें रखना कितना पड़ेगा? 15%। तो पहले कितना रखना पड़ना है ये निकाल लीजिए ना। नहीं समझे आप मेरी बात? कितना रखना है ये निकाल लीजिए पहले। तो कितना रखना है? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व, या केवल पेड अप शेयर कैपिटल? केवल पेड अप शेयर कैपिटल। तो पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख है, 50 लाख का 15% कितना हुआ? तो इसको कर लीजिए 10 लाख। ठीक है, तो हाँ, 50 लाख का 15%, ठीक है, इसी का केवल कितना आ गया? 7.5 lakhs। दिस इज द अमाउंट विच शुड बी kept by the company in the reserve after withdrawal। निकालने के बाद इतना पैसा आपको रखना है उसमें। मतलब आपने अगर पैसा निकाल लिया अपने रिजर्व से, तो उतना पैसा रिजर्व में बचा रहे। तो इसका मतलब द अमाउंट मस्ट रिमेन ₹7,50,000। विड्रॉल कितना हो सकता है? विड्रॉल क्या हम 10 लाख में से 7.5 तो रख ही देंगे ना? तो क्या 2.5 लाख से ज्यादा विड्रॉल हो सकता है? इतना तो हमें रखना ही रखना है हर हाल में रिजर्व में। तो अगर 10 लाख हमारे पास रिजर्व है, तो 10 लाख में से 7.5 निकाल लिया हमने, तो कितना बचा? 2.5 लाख रुपए। क्या हम इससे ज्यादा बांट सकते हैं डिविडेंड? बोलिए ना, क्या इससे ज्यादा डिविडेंड बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते। तो अगर इससे ज्यादा नहीं बांट सकते, तो फिर अब क्या? अब हमारा सारा खेल यहीं से शुरू होगा। क्या अब हमें यह निकालने की जरूरत है क्या कि हम मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इससे ज्यादा निकाल ही नहीं सकते। ये हमें कब जरूरत पड़ती? जब ये
हमारे 10%, अच्छा मैक्सिमम निकाल कितना सकते हैं बताइए तो? 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कितना? 6 लाख। 60 लाख का 10% कितना? 60 लाख का 10% कितना आ गया? 6 लाख। अगर ये इससे ज्यादा होता, मेरी बात समझ रहे हैं आप, विड्रॉएबल अमाउंट इससे ज्यादा होता तो हम लिमिट लगाते कि इससे ज्यादा हम निकाल ही नहीं सकते, और निकाल अगर इतना लेते तो इसमें से भी करंट ईयर लॉस को माइनस करते, करंट ईयर लॉस को माइनस करते कि इतना ही बांट सकते हैं। तो अभी तो हमारा ये कहानी ये चलेगी नहीं, अभी तो इससे कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इतना ही मैक्सिमम बांट सकते हैं। और अगर 2.5 लाख मैक्सिमम बांट सकते हैं तो अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? करंट ईयर का लॉस माइनस करेंगे। मान लीजिए 50,000 है ये 0.50, तो अब कितना बांट सकते हैं? ये बांट सकते हैं, बोलिए, हाँ, इतना आपको मिनिमम रिजर्व रखना है। आपके जेब में 100 रुपए हैं, हमने कहा देखिए आप जाइए आज जो मन में आए खाइएगा, खूब पेट भर करके खूब खाइएगा, लेकिन 20 रुपया कम से कम जेब में रहना चाहिए। सारे खर्च कर दीजिए, 20 रुपया रहना चाहिए, क्योंकि उस 20 रुपए को आपको फीस जमा करनी है। अब आप अधिकतम 100 रुपए आपके पास है तो कितने खा सकते हैं? 80 खा सकते हैं। इतना अब 80 खाने के लिए आपको क्या करना है? आपको बचाना कितना है ये बताइए ना। 20, तो 100 में से 20 घटा दीजिए तो कितना बचा? 80। यही तो आप खा सकते हैं। नहीं समझ में आई बात? तो अधिकतम यही कर सकते हैं ना आप। सिचुएशन को उलट दीजिए, क्या करना है? ये 50 की जगह ना अब 30 कर दीजिए, कर दे। ये 50 लाख को क्या करिए? 30 लाख कर दीजिए, 30 क्या 20 कर दीजिए, तो और इसको 10 रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा बताइए? आप कितना रखना है आपको? 20 का 15%, कितना? 3 लाख आपको मैक्सिमम रखना है। अब अगर आपको 3 लाख रखना है और आपके पास है कितना? 10, तो आप कितना निकाल सकते हैं? 7। लेकिन आप इन दोनों के 10% से ज्यादा तो निकाल ही नहीं सकते ना। तो कितने हो गए? 30 लाख का 10% कितना हुआ? 3 लाख। तो ये बताइए क्या इस जो 7 लाख बचा हुआ है आप कितना निकाल सकते हैं 10 लाख में से? 3 लाख। अरे ये तो दोनों एक ही तरह आ गया, दोनों एक ही तरह आ गया। तो आप क्या, ये 7 लाख रुपए ये तो आपको बैलेंस रखना है इतना, लेकिन आप अधिकतम निकाल कितना सकते हैं? 3 लाख। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 लाख निकाल लेंगे, 7 लाख आपका बैलेंस पड़ा रहेगा, जो चाहिए वो हुआ है। समझ रहे हैं? देखा आपने टेक्निक, मैंने कैसे एग्जांपल लिया। आप हमें प्रमोट करिए, हमें थैंक यू बोलिए कि कितना बढ़िया एग्जांपल लिया, एग्जैक्ट आ गया अमाउंट, है ना। तो मैंने दोनों तरह के एग्जांपल दिए। एक सिचुएशन और भी आ सकती है जिसमें ये और ज्यादा आए, है ना, तो उस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये मैंने आपको करा दिया। इसके बाद अब हम आपसे बात कर लें, क्या पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात कर लें फटाफट। चलिए सुनिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात कर रहे हैं हम। ये बताइए डिविडेंड का पेमेंट कैसे होगा? सर डिविडेंड का पेमेंट केवल और केवल कैश में होगा। किस में होगा? कैश में। और कैश के अलावा अगर आप चाहें तो डिविडेंड का पेमेंट किस में कर सकते हैं? चेक में। किस में कर सकते हैं? चेक में। इसके बाद अच्छा सुनिएगा, ये कहां बात लिखी है? ये लिखी है सेक्शन 123 सबसेक्शन 5 में। सर 4 में क्या लिखा है? 4 मैंने कल आपको करा दिया था, याद आ रहा है? 4 मैंने करा दिया था। और सर 4 क्या था ये हमको याद नहीं आ रहा है, थोड़ा मैच करा दीजिए इसके साथ। तो 4 मैंने जब कहा था कि डिविडेंड डिक्लेयर होने के 5 दिन के अंदर अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा शेड्यूल बैंक के, तो क्या सर वो इंटरिम डिविडेंड पे अप्लाई हो रहा था? नहीं, वो इंटरिम पे भी हो रहा था और इसके ऊपर फाइनल पे भी हो रहा था। तो चाहे फाइनल हो या इंटरिम हो, सबके लिए वो कहानी है कि 5 दिन के अंदर अंदर उसको कहां जमा कर देना है? शेड्यूल बैंक के सेपरेट अकाउंट में, ठीक है।
तो वो चला। अब 5 में क्या लिखा है कि इसका पेमेंट कैसे होगा, तो चेक से होगा, कैश में होगा, लेकिन चेक से आप कर सकते हैं। क्या सर डिविडेंड वारंट से कर सकते हैं? हाँ जी, डिविडेंड वारंट दे देंगे, कूपन कि जाओ पैसा ले लो, या इलेक्ट्रॉनिकली कर लीजिए ना, अब क्या दिक्कत है, खाते में पैसा भेज देंगे। तो आज के डेट में तो सारी चीजें, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, चाहे पैसा कैश में दीजिए, चाहे चेक में दीजिए, या फिर डिविडेंड वारंट दे दीजिए, या फिर आप दे दीजिए क्या, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से कर दीजिए। ठीक, सवाल उठा कितने दिन के अंदर, ये पेमेंट कितने दिन के अंदर जाएगा। इसके लिए सेक्शन 123 ने कुछ नहीं बोला, सेक्शन 123 ने कुछ नहीं बोला, कहा कि मुझे नहीं मालूम कब देना है पैसा, मुझे नहीं मालूम कब पैसा देना है। तो जब 127 ने उसके ऊपर सजा लगाई, और सजा क्या लगाई कि अगर आपने डिविडेंड 30 दिन के अंदर नहीं पेमेंट किया तो हम आपको सजा दे देंगे, तो कहा अब समझ गए कितने दिन के अंदर देना है पैसा। नहीं समझ में आई बात? 127 ने कहा कि हम आपको 30 दिन के बाद अगर पेमेंट नहीं किया तो सजा लगा देंगे, तो वो समझ गया, उसमें लिखा नहीं है लेकिन वो समझ गया कि हमें पैसे कितने दिन के अंदर देने हैं, 30 दिन के अंदर देने हैं, सजा लग जाएगी। अब बात समझ आई? तो 30 दिन के अंदर उसको पेमेंट कर देना है हर हाल में। नहीं पेमेंट होगा तो क्या होगा, इसके लिए हम बात करेंगे सेक्शन 124 में। 124 में बात करेंगे क्या, अरे नहीं पेमेंट का मतलब यह हुआ कि हमने तो 30 दिन के अंदर भेज दिया लेकिन सामने वाले ने नहीं लिया, तो क्या होगा, वो सिचुएशन हम बाद में देखेंगे। 124 में अनपेड डिविडेंड अकाउंट का मामला है, वो देखेंगे। अब कंपनी ने नहीं पेमेंट किया तो 127 में सजा मिलेगी कंपनी को, जो नहीं पेमेंट करेगा। ठीक है, तो देखिए जरा फटाफट मोड देख लीजिए इसमें। डिविडेंड शैल बी पेबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। बताइए किसको डिविडेंड जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, कंपनी की रजिस्टर में जिसका नाम आ रहा होगा उसी को हम डिविडेंड देंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि शेयर होल्डर ओरिजिनल कोई और होता है, नाम किसी और का आ रहा होता है ऐसा। मान लीजिए किसी को शेयर वारंट तो मिल गए, लेकिन अभी भी रजिस्टर में नाम किसी और का चल रहा है। मान लीजिए किसी पर्सन की डेथ हो गई तो उसके लीगल एयर को ट्रांसफर हो गए शेयर्स। अब अगर लीगल एयर को ट्रांसफर हो गए लेकिन रजिस्टर ऑफ कंपनी में किसका नाम चल रहा था, जिसकी डेथ हुई थी। अब बताइए डिविडेंड किसको जाएगा, कैसे लीगल एयर को जाएगा, जिसका नाम रजिस्टर में रहेगा उसी को जाएगा। क्या करें, मजबूरी है। मान लीजिए हमको आपको ट्रांसफर, अच्छा वो क्या करेगा ना, वो ट्रांसफर करवा लेता है, वो एप्लीकेशन दे देगा कंपनी को, उसके नाम से हो जाता है। मुझे आपको शेयर्स बेचने हैं, सेक्शन 56 ट्रांसफर की बात कर रहे हैं हमको आपको शेयर बेचने हैं। हमने आपको ट्रांसफर डीड अपना लगा करके, शेयर सर्टिफिकेट लगा करके, दोनों लोगों ने साइन वगैरह करके, स्टैंपिंग करा करके कंपनी को भेज दिया कि मेरा शेयर इनको दे दीजिए, आप पैसे मिल गए हमको। कंपनी 2 महीने के अंदर ये काम करती है ट्रांसफर करने का, शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करने का। तो कंपनी ने अभी ट्रांसफर नहीं किया है, तब तक डिविडेंड की डेट आ गई। अब बताइए वो डिविडेंड किसको मिलेगा, आपको या मुझे? किसको मिलेगा? आपको, मुझे? जिसका नाम मेरा अभी नाम चल रहा है मुझे मिलेगा। इवन आप शेयर होल्डर आप हैं, मुझे पैसे दे दिए, शेयर बिक चुके हैं। समझ में आई बात? ये परिस्थितियां होती हैं। तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर जो होगा उसी को पैसे मिलेंगे। या फिर बैंकर, जिसका नाम हमने बैंकर का दे रखा है कि भाई देखो डिविडेंड हमको देना होगा तो इस बैंक में दे देना। तो जब तक उस बैंक का डिटेल चेंज नहीं किया जाता तब तक उसी बैंक में जाता रहेगा पैसा। ठीक है ना? तो डिविडेंड शैल बी पेबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और टू हिज ऑर्डर और टू हिज बैंकर in case a shareholder informs the company to pay dividend to a particular banker and if the payment is so made by the company। अगर किसी पर्टिकुलर बैंकर को देना है और पेमेंट हो गया तो माना जाएगा कि उसी शेयर होल्डर को पेमेंट हुआ है और किसी को नहीं हुआ है। ठीक है, ओके। अगली बात, अब परचेजर ऑफ शेयर्स हुज नेम इज नॉट रजिस्टर्ड, ये मैंने ट्रांसफर का केस आपको बता दिया। हुज नेम इज नॉट रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कैन नॉट क्लेम पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन टू हिम दो ही माइट हैव मेड फुल पेमेंट टू द सेलर ऑफ शेयर्स। बताइए, मुझे आपने पूरे पैसे दे दिए हैं बट अभी भी मेरा नाम रजिस्टर में चल रहा है, आपका नहीं चल रहा है। तो बताइए, अगर लीगली देखें तो आपने तो पैसे दे दिए ना, मुझे शेयर आपका है ना, तो क्या आपको डिविडेंड मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। बट रजिस्टर में किसका नाम है? मेरा है। तो मिलेगा किसको? मुझे। बाद में हम दे देंगे आपको। वो चूंकि क्या होता है ना, जब सेटलमेंट होता है तो कम राइट डिविडेंड या एक्स राइट डिविडेंड इस तरह से करके होता है। जब हम लोग परचेजिंग करते हैं शेयर्स की, तो मान लीजिए हम लोग इस तरह से परचेजिंग कर रहे हैं, इस डेट को हमने परचेज किया और हमें पता है कि इस डेट तक शेयर्स हमारे नाम से नहीं हो पाएंगे, ये सेलर और ये परचेजर। तो परचेजर कहेगा देखिए भाई, ये देखिए हम आपको 10,000 रुपए देंगे, 10,000 में शेयर्स खरीद बेच रहे हैं। तो ये कहेगा ठीक है 10,000 देंगे, लेकिन मान लीजिए आज हमने पैसे आपको दे दिए इस डेट को और इस डेट को हमको शेयर मिलेंगे नहीं, मतलब शेयर तो मिल जाएंगे, डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो वो डिविडेंड आपका हुआ ना। तो बताइए 10,000 में जो मुझे मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा, तो वो माइनस कर लेना हम।
तो 1000 रुपये अगर डिविडेंड का होगा तो वो माइनस कर लेते हैं, एडजस्ट करके 9000 दे देता है और 1000 वो डिविडेंड ले लेता है। बात समझ आई? तो इस तरह से वो खेल चलता है। तो खैर उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये सब अकाउंटिंग का काम है, तो अकाउंटिंग में ये सब काम होंगे। खैर चलिए, और इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद आपको देखना पड़ेगा, वो मैंने बता दिया, अनपेड डिविडेंड अकाउंट वाली बात बता दी मैंने। इसके बाद मैंने ये बता रखा है सेक्शन 51 वाली बात कि डिविडेंड कैसे मिलता है, पेड अप शेयर कैपिटल के रेशियो में मिलता है। अच्छा, ये 30 दिन वाली बात, अगला पॉइंट जो है वो 30 दिन वाली बात है। डिविडेंड्स आर पेबल इन कैश एंड नॉट इन काइंड। तो कैसे पे होगा? कैश में, मात्र कैश में, काइंड में नहीं। क्या डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर्स दिए जा सकते हैं? क्या डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर्स दिए जा सकते हैं? नहीं दिए जा सकते, क्योंकि काइंड हो जाएगा वो। क्या डिविडेंड के बदले में हम घर दे सकते हैं आपको? पॉसिबल ही नहीं है। क्या कुर्सियां गाड़ी दे सकते हैं? नहीं, काइंड में नहीं जाता वो। डिविडेंड्स दैट आर पेबल टू शेयर होल्डर इन कैश में ऑल्सो बी पेड बाय चेक, डिविडेंड वारंट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के। सेक्शन 127 रिक्वायर्स दैट द डिक्लेयर्ड डिविडेंड मस्ट बी पेड टू एंटाइटल्ड शेयर होल्डर विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। क्यों? अच्छा, लेकिन हमारा सवाल यह है आपसे, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात जब मैं बोलने जा रहा हूं। ये बताइए, यहां पे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, इसके कितने दिन के अंदर पे हो जाना चाहिए? 30 दिन। यहां पे कंपनी ने भेज दिया डिविडेंड, बट यहां तक मिला नहीं, क्या माना जाए? कंपनी को सजा मिलेगी या नहीं? बोलो 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 बोलो। कंपनी को सजा मिलेगी या नहीं? कंपनी को बराबर सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पे भेजना इंपॉर्टेंट है, मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने पैसा भेज दिया, दैट्स इट। 30 दिन के अंदर भेज देना है आपको। अगर मान लीजिए 29वें दिन अगर डिविडेंड वारंट इश्यू कर दिया, तो अब वो तो जाना जाना है ना। सर नहीं गया तो? अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगा? एनईएफटी कर दी, एनईएफटी कर दी, पैसा जाना ही जाना है। नहीं जाएगा तो फिर तो वो हमारी फॉल्ट थोड़ी ना है, हमारी फॉल्ट थोड़ी ना है, वो तो डाकिया की प्रॉब्लम है या एनईएफटी में नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कुछ और है, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है। ये बात लिखी हुई है, मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूं, ये लिखी हुई है साहब सब। क्या कि in case dividend is paid by issuing dividend warrant, such warrant must be posted at the registered address within the prescribed time, must be posted within prescribed time। इसका क्या मतलब? Once posted, it is immaterial whether the same are received within 30 days by the shareholder or not। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, इसके बाद कह रहा है, नोट सेक्शन 123 सबसेक्शन 5 states that subsection 5 shall not be deemed to prohibit the capitalization of profit or reserve of the company for the purpose of issuing fully paid bonus shares or paying up any amount for the time being unpaid on any shares held by the members of the company। ये बहुत छोटी सी बात कर दी इसने। मैं सोच रहा था कि पहले ही इसको समझा दूं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि अच्छा रुक जाते हैं, लेकिन हमने इसको पढ़ ही लिया। तो जरा सुनिएगा मेरी बात। कह रहा है, मैंने कहा कि डिविडेंड किस में जाएगा? केवल और केवल कैश में। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि वो चेक में नहीं जा सकता, जा सकता है ना, लेकिन काइंड में नहीं जाएगा, काइंड में नहीं जाएगा। मतलब डिविडेंड के बदले में हम बोनस शेयर नहीं दे सकते, यही मैंने कहा ना। तो क्या मैं बोनस शेयर ही इश्यू नहीं कर सकता? अरे ये क्या बोल दिया सर आपने? मैंने कहा डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर नहीं दे सकते, डिविडेंड की जगह पे बोनस शेयर नहीं दे सकते, लेकिन क्या बोनस शेयर नहीं दे सकते? बोनस शेयर तो दे ही सकते हैं ना, लेकिन डिविडेंड की जगह पे नहीं दे सकते, बस यही कह रहा है वो। बोनस शेयर हम कैपिटलाइजेशन करके प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके बोनस शेयर इश्यू कर सकते हैं, बट आपने जितने का डिविडेंड डिक्लेयर किया है उतने का बोनस शेयर दे दीजिए, ये नहीं चलेगा। कहानी समझ में आई मेरी आपको? यस, ठीक है, ओके। एंड द लास्ट पॉइंट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 123 सबसेक्शन 5 टू निधि कंपनीज। इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई to nidhis subject to the modification that any dividend payable to cash may be paid by crediting the same to the account of member। कैश की जगह क्या कर सकते हैं? अकाउंट में मेंबर्स के पेबल हो सकता है if the dividend is not claimed within 30 days from the date of declaration of dividend। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन लग रहा है कि 30 दिन के अंदर अगर नहीं हुआ तो भी बाद में भी क्रेडिट हो सकता है मेंबर्स को। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि निधि कंपनी में कोई बाहर ही नहीं इन्वॉल्व होता है, वो मेंबर्स ही होते हैं ना आपस में, जो लोग पैसे लगाए होते हैं। तो ठीक है, ऐसे में मेंबर्स को क्रेडिट कर सकते हैं, और इसमें एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे दी है उसने, है ना।
तो एक एक्सेप्शन है, ये याद रख लेना आपको, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये रही बातें आपकी। और ये एक मैंने एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे नीचे। वो एग्जाम्पल क्या है? वो एग्जाम्पल रिलेटेड है कि आपने अगर टाइमली वो डिविडेंड अगर ट्रांसफर कर दिया है 30 दिन के अंदर अंदर, तो फिर उसका क्या होगा, है ना, ट्रांसफर वाली बात है। तो एक बार आप रीड कर लेंगे इसको, आपको बात समझ में आ जाएगी। कोई ऐसा इसमें नहीं पॉइंट है कि जिसको हम प्रॉब्लम करें, या अगली क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल अब यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं, और ये पॉइंट्स हमारे कवर हो गए हैं इसमें। बाकी के लेक्चर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।